ऐसे ना जा खफा हो के, ऐसे ना जा खफा हो के, मुँह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना जा खफा हो के, मुँह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। दोस्तों, इसी के साथ यूट्यूब की एक एग्ज़ाम साइकिल के साथ आज हम फिर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी के जो भाषा है, हिंदी भाषा, हम आज भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सीधा। टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, जैसे और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। और इसके साथ साथ आप भी इस वीडियो के, आपके साथ साथ दोस्त भी इस वीडियो को पा करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करें। दोस्तों चलो इसी के साथ झूम के एक बार शेयर कर दीजिए। इसके साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा हम बताते हैं आज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाता है। दोस्तों, कोई भी मनुष्य अपने भाषा में बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करता है, आदान प्रदान करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, चाहे मनुष्य हुआ, चाहे पशु पक्षी हुए, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। सबकी अपनी अपनी बोलचाल में जो भाषा होती है, शब्द विचार होते हैं, वो अपने अपने जात के लोगों को, जैसे मनुष्य अपने मनुष्य के साथ पशु पक्षियों में अपनी भाषाओं को, एक दूसरे के भावों को बोलकर समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, उनकी भाषा को सुन करके समझ सकते हैं। कहने का मतलब है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंदर का भाव या क्या कहना चाह रहा है, क्या कैसे, इसके बारे में जो जानकारियाँ हम इकट्ठा करते हैं, वे भाषा के माध्यम से करते हैं। सरल शब्दों में कहते हैं, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। इसका मतलब वही कि मनुष्य को जो वाणी होती है, बोलचाल भाषा, वो सार्थक रूप में जो हमारा हो, भाषा जो होती है सार्थक रूप, मनुष्य के लिए बहुत सार्थक माना जाता है। आदि मानव जो है, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। उस समय जो है लिखित भाषा जो है, इसके ज़्यादा भाषा के बारे में आदि मानव जो थे प्रचलित नहीं थे। चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, ध्वनि हो, इस सब के बारे में पहले आदि मानव नहीं जानते थे। तो अपने भावों को एक दूसरे को समझाने के लिए या किसी वस्तु को लाने ले जाने के लिए जो संकेतों का सहारा लेते थे पहले आदि मानव, तो वो अपने भावों को जो प्रकट करने के लिए उनका भाषा अलग था, एक सांकेतिक भाषा। परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अगर इशारों द्वारा या संकेत द्वारा अगर कोई बात को कह रहा है, तो हर मनुष्य उसकी भाषा को नहीं समझ पाएगा जब तक उसके साथ नहीं रहेगा, या उसके विचारों को क्या कह रहा है क्या नहीं। इसलिए सांकेतिक जो है, संकेतों द्वारा भाषा जो बोला गया, वो जो है बहुत कठिन माना गया आदि मानव के समय में। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझने के खेल होंगे। जैसे कोई अगर आपका साथी आ गया और आपके परिवार के डर की वजह से आपको इशारा किया कुछ भी, या खेलने के लिए या कहीं मूवी देखने के लिए, तो जो भी इशारा किया उसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इसी
असुविधा को जो दूर करने के लिए अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए। जो आदिमानव लोग थे पहले, वो धीरे धीरे कुछ शब्दों को, कुछ वर्ण व्यवस्थाओं को बोलना शुरू किया और एक एक को ध्वनियों को मिलाकर वो जो है अपनी भाषाओं का धीरे धीरे प्रारंभ करना शुरू कर दिए, जिससे उनकी भाषा जो है धीरे धीरे अपनी भाषा में वो बात करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु। पूछा जाता है कि जो भाषा है संस्कृत के किस धातु से बना है, तो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। छात्र जो है अपने अध्यापक बोल करके समझाता है या पढ़ाते हैं कुछ भी, छात्र जो सुन करके उनकी बातों को समझता है, लिखता है। तो ये एक प्रकार की भाषा जो हमारा माध्यम हो गया शिक्षक और छात्र के मध्य। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, चाहे वो परिवार में माता पिता हो, भाई बहन, दादा दादी, किसी को कोई भी वस्तु के लिए या किसी भी अपने मन के भाव को वो अपने बातों को बोल करके प्रकट करते हैं। तो एक उसकी भाषा होता है। और जो है तो उनके माता पिता या भाई बहन हो, सुन करके उनकी जो भाषा बोलते हैं, सुन करके उनके भावों का, जो अंदर का मन के भावों का जो है वो विचरण करते हैं कि क्या कह रहा है बालक, क्या कहना चाह रहा है। इस सभी भाषाओं को जो है भाषा के अंतर्गत लिया जाता है। पशु पक्षी भी जो है उनकी भी बोलियां अलग अलग होती है। जो आज के वैज्ञानिक लोग जो है, जो पशु पक्षी जो पालन करते हैं, उनकी अलग पढ़ाई होती है। उनकी भाषाओं को जो है वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कोई पक्षी क्या कहना चाह रहा है। तो आज के जो विद्वान लोग हैं अच्छे अच्छे जो है वो उनके पक्षियों की भाषाओं को भी समझ जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। कहने का मतलब कि भाषा भी अपनी एक जो है कि पूर्ण रूप से जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है। भाषा वैज्ञानिक हैं वो अपने अपने मतानुसार कुछ न कुछ ज़रूर उसमें परिवर्तन करते ही रहते। तो दोस्तों, आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बताई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाषा या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उसे यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। आचार्य देवनाथ शर्मा जी जो हमारे हैं वो भाषा की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं। यहाँ 3 बातें विचारणीय है। जैसे भाषा जो है ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है और वह रूढ़ है। यह 3 बातें जो है आचार्य देवनाथ शर्मा जी ने यहाँ पे विचारणीय 3 बातों को प्रकट किए हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। पहला हमारा जो है सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है सार्थक होना चाहिए, उसके समूह को ही भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों की भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं। रेलगाड़ी या गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न ही इसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे रेलगाड़ी में जो गार्ड लोग होते हैं हरी झंडी दिखाते हैं, तो सिर्फ रेल कर्मचारी ही इसकी भाषा को समझ सकते हैं और अदर लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है। जो गार्ड है हरी झंडी दिखाकर क्या कहना चाह रहा है, वो सिर्फ वहाँ के रेल कर्मचारी ही समझ पाएंगे। दूसरा जो है हमारा
भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरा जो है हमारा है, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। कहने का मतलब जो है जो ध्वनि संकेत हैं रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बहुत आदिकाल मानो जो है पहले से धीरे धीरे पहले से ही औरत, बालक, वृक्ष जो जिसका नाम पड़ गया उस पहले से ही बोलते चले आए हैं। वही भाषा के रूप में आज भी बोला जा रहा है। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है, प्रयोग तर्कहीन है। पहले से लोग कहते आ रहे हैं। आम के वृक्ष को आम ही कहते हैं, नीम को नीम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कोई तर्क नहीं है, बस पहले से कहते चले आ रहे हैं लोग, बस इसी का एक उदाहरण है। प्रत्येक देश में अपनी एक भाषा होती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। अपनी अपनी जो है संसार में जो है अपने अपने देश में जो है अनेकों प्रकार के सब भाषाएं हैं। जहाँ पे जैसा भाषा वहाँ पे देश वहाँ पे बोला जाता है। जैसे हमारे देश में जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी माना गया है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। क्या दिए हैं? जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं विषय अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। जो यहाँ पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास महोदय जी ने कहा है कि मनुष्य के बीच कोई वस्तु या विषय की या कोई इच्छा मन की जो है के बारे में एक दूसरे से जो भाव प्रकट करते हैं, बोलते हैं, ध्वनियाँ जो आदान प्रदान होती है, जो संकेत आदान प्रदान करते हैं, उसी व्यवहार को उन्होंने भाषा कहा है। दूसरे हमारे जो है भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इन्होंने कहा है जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य अपने परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इनका भी वही कहने का मतलब है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा या ध्वनि संकेतों बोलचाल भाषाओं को विचार विनिमय आदान प्रदान एक दूसरे को बातचीत करने के दौरान जो उनको मतलब कि समष्टि जो कहने का मतलब समानता जो है एक दूसरे को समझने के रूप में जो भाषाएं बोली जाती है उसे ही भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों में मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और ब्रह्म कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों में से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जैसे एक देश से या एक गांव दूसरे गांव से या एक परिवार दूसरे परिवार की जो भाषाएं होती है कुछ न कुछ ज़रूर भिन्न होता है। कुछ न कुछ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो भाषाएं होती है उनमें भी बहुत अंतर देखने को मिलता है, एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। अगला हमारा हेडिंग है भाषा एक संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप होते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। भाषा भी एक संप्रेषण का एक रूप है। कहने का मतलब दोस्तों कि भाषा जो है इशारों से भी अपनी बातों को एक दूसरे से प्रकट कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रकट बोलचाल करने के लिए, संकेत करने के लिए बस वही मनुष्य समझ सकता है जो इसकी भाषाओं को बार बार या कई बार उसकी इशारों को समझा हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तभी समझ पाएगा। अन्यथा और
मानव उसकी भाषाओं को, सांकेतिक भाषाओं को नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है मानव संप्रेषण तथा मानवेतर संप्रेषण। संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच भी होता है। कहने का मतलब पशु पक्षी कोई भी जीव है, जैसे कुत्ता बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात संप्रेषित करते हैं। जैसे बंदरों की अगर झुंड है, एक बंदर अगर कहीं है थोड़ा से हटकर, अपने झुंड से समूह से हट कर के अगर जा रहा है, कोई मानव अगर उसे लाठी डंडे से या किसी से उसे प्रहार करता है, तो कुछ अपने भाषाओं में जो बोलता है, जिसके बोलने से उनके झुंड जो होते हैं, अक्सर देखते हैं उनका झुंड जो होता है वहाँ पे पहुँच जाता है आकर के। तो कहने का मतलब कोई भी पशु पक्षी हुआ, कुत्ता बिल्ली बंदर, वह एक दूसरे को अपनी बातों के द्वारा, अपने इशारों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा एक दूसरे अपनी जात के अपने दूसरे लोगों को बुला सकते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करती है, परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जा सकता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित कर संप्रेषण करते हैं, वस्तुतः भाषा का संबंध केवल मनुष्य मात्र से है। मानव एक ऐसा जाति है, ऐसा है, मतलब जो कहने का मतलब कि भाषा का सार्थक अर्थ, शाब्दिक अर्थ के रूप में वह प्रकट करता है। सिर्फ वही मानव एक ऐसा प्राणी है जो भाषा को एक अच्छी भली भांति प्रकार से जान सकते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित होते हैं, बाकी जो है अपने अपने ध्वनि में एक दूसरे से बात करते हैं पशु पक्षी। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में, यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, परंतु उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, कहने का मतलब स्वर व्यंजन जो है वर्ण वर्णमाला पहले हम पढ़ा चुके हैं, कि मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य के प्रयोग से वह वार्तालाप करता है एक दूसरे से। कई वर्ण के मिलने से जो है वाक्य बनता है, वाक्य जो है शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, और इसी वाक्य के द्वारा एक मनुष्य जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से वार्तालाप करता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए अर्थ, प्रतीक जो है, अभिव्यक्ति जो है, पशु जो है वस्तु और पशु। जैसे घोड़ा हिंदी, अश्व संस्कृत, हॉर्स अंग्रेजी, कौन पॉलिश। कहने का मतलब जो है इसमें जो दिया गया है कि एक भाषा को किसी भी वस्तु है हुआ या जीव हुआ, इन लोगों को एक नाम से अलग अलग अथवा कहने का मतलब जो है कि जैसे संस्कृत में अश्व को जो है अश्व कहते हैं, घोड़ा को हिंदी में जो है घोड़ा को घोड़ा कहते हैं, और संस्कृत में अश्व और अंग्रेजी में से हॉर्स बोलते हैं। पॉलिश भाषा एक है जो उसमें कौन कहलाता है, घोड़ा को हम कौन कहते हैं, क्योंकि जो है घोड़ा पशु है, उनका अर्थ समान है, अर्थ तो समान है, लेकिन जो बोलने जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, इस सब में उनको अलग अलग ध्वनियों द्वारा व्यक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही होता है। यह प्रतीक अभिव्यक्ति अथवा भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप होता है। जैसे भाषा एक व्यवस्था के रूप में, उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था है। व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि नियम व्यवस्था, कहने का मतलब कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था का तात्पर्य नियम व्यवस्था, जो नियम से चलता है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे ध्वनि शब्द पद पदबंध वाक्य आदि। कोई भी वाक्य, पहले अगर वाक्य बनाना होगा तो पहले छोटी छोटी वर्ण ध्वनियों को
मिलाकर के एक शब्द बनाएंगे, शब्द से एक पद बनाएंगे, पद कई पदों के समूह से पदबंध, फिर उसके बाद वाक्य आदि, ऐसे जो है नियम एक नियम बनता है। इसी नियम को क्या कहते हैं? व्यवस्था जो है भाषा की, एक भाषा एक व्यवस्था है, नियमबद्ध होता है। जैसे यहाँ नीचे जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कलम जो है हमारा, कलम है दूसरा, क प्लस अ, आधा जो क है इसमें जो है हमारा व्यंजन जो है, व्यंजन आधा है, इसमें स्वर जो जुड़ा है, फिर जो है व्यंजन आधा, फिर इसमें स्वर जुड़ा है, फिर व्यंजन, फिर आधा स्वर। कहने का मतलब जो है, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। इसलिए जो है कलम को हम अगर अलग अलग करके उसे खंडित करके लिखेंगे तो व्यंजन स्वर इसी क्रम में हमारा लिखा जाएगा। अब तीसरा उदाहरण हमारा देखते हैं हम, जैसे मकल, ये गलत है क्योंकि कलम जो है हमारा, ये कलम एक सार्थक है, लेकिन मकल जो है हमारा सार्थक शब्द नहीं है। कमल भी हमारा जो पहला उदाहरण ये भी सार्थक है, लेकिन यहाँ लकम ये हमारा सार्थक उदाहरण नहीं माना गया है। तो कहने का मतलब कि जो हिंदी भाषा है, भाषा में एक जो है क्रमबद्ध नियम होना चाहिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। एक नियम के तौर पे ये लिखा जाता है और बोला भी जाता है। इनकी ध्वनियाँ जो है एक नियमबद्ध होती है। आगे हम देखते हैं, जैसे ऊपर के चारों अनुक्रमों में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से शब्द बनाए गए हैं, देखा गया है, किंतु सार्थक होने के कारण कमल तथा कलम तो हिंदी के शब्द हैं, पर निरर्थक होने के कारण मकल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं है। अतः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। कहने का मतलब बिना नियम का कोई भाषा जो है सार्थक नहीं हो सकता है, और ना ही वो संचालित रूप से नियंत्रित हो सकता है। इसलिए जो है भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है। भाषा जो है हमारा, भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है। भाषा के उद्देश्य, भाषा का हमारा उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार, भाषा जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है भाषा को कितने रूपों में बांटा गया है, तो भाषा को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो हम देखते हैं, एक एक उदाहरण करके देखते हैं। पहला मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता या आयोजन किया गया है। जैसे कोई भी अगर कहीं भी रैली या विद्यालय में या कहीं भी जो मौखिक वार्तालाप होता है, जैसे प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। कहने का मतलब कहीं रैली हुआ या कहीं जो है कवि सम्मेलन आदि जैसे कुछ भी हुआ, वहाँ पे जो है बड़े बड़े वहाँ पे जो है वक्ता लोग आते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं बोल करके मौखिक रूप से, और जहाँ श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनके बोलचाल भाषाओं को सुन करके, उनके ध्वनियों को सुन करके वो आनंद उठाते हैं। इसलिए जो है वहाँ पे एक तरफ से वक्ताओं की तरफ से बोल करके किसी भाषा को प्रकट किया जाता है और श्रोताओं द्वारा सुनकर उनका आनंद उठाया जाता है। यही हमारा भाषा जो है कौन सा है? मौखिक रूप है। इसी को हम मौखिक भाषा को रूप में जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, या उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि, ये सब है जो हमारे मौखिक रूप से बोले जाने वाले जो यंत्र हैं, मौखिक जो है उसमें ये यंत्र के रूप में सहायता करते हैं। जैसे मौखिक भाषाओं के कुछ विशेषताएं हैं, तो देखते हैं हम क्या विशेषताएं हैं। यह भाषा अस्थायी रूप से है, उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप की जो है आधारभूत इकाई ध्वनि
है। विभिन्न ध्वनि के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। कहने का मतलब जो मौखिक हमारा भाषा है वो हमारा अस्थाई भाषा होता है, जिसे सिर्फ बोला जाता है और एक तरफ से बोला जाता है, दूसरे ओर से जो है सुनकर उसका आनंद उठाते हैं, या दूसरी तरफ से वार्तालाप जो है मौखिक रूप से, यह हमारा अस्थाई भाषा होता है। ये जहाँ से शुरू करेंगे जिस भाषा को बोलना और समाप्त करेंगे बस वहीं समाप्त हो जाएगा। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि ऐसा हुआ, ऐसा बोला गया। बस इसमें वक्ता और श्रोता होते हैं। एक वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है मौखिक रूप से। यही हमारा मौखिक जो है भाषा के रूप में इसे जो है मूल या प्रधान रूप से मानते हैं भाषा को। बस नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारे हेडिंग है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हमारा है, जैसे कोई चीज़ लिख करके दर्शाया जाए या कोई चीज़ जो है लिखित, आजकल जैसे है कि हमारे एनटीपीसी में जो है रेलवे जो बोर्ड करा रहे हैं वो सिर्फ मौखिक रूप से, बस मौखिक रूप से बता रहे हैं परीक्षा इस डेट को होगा, इस डेट को, बस ऐसे इसी को जो है लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं। जो है कि हमारे रेल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं वो हमारे लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं कि अगर वक्त पे नहीं कराएंगे तो विद्यार्थी धरना पे बैठ जाएंगे। इसीलिए सिर्फ जो है बेरोजगारों छात्रों को जो है मौखिक रूप में बस बोल करके उन्हें उलझाए रखे हैं। तो जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा में किसी भाषा को किसी शब्द या किसी वाक्य को लिख करके दर्शाया जा सकता है। जैसे इसमें दिया है, मुकेश छात्रावास में रहता है, उसे पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। जैसे कोई छात्र कहीं रुक करके पढ़ाई कर रहा है, अपने परिवार से अगर कोई सामान या वस्तु मंगवाना हुआ अपने पास, या कुछ बातों को लिख करके वो एक चिट्ठी या पत्र के माध्यम से वो एक दूसरे से प्रकट करते हैं, पत्र के माध्यम से। इसी को हम लिखित भाषा के रूप में जानते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक प्रकार से जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा पत्र हुआ, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण तार आदि जो है ये हमारी लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे यह भाषा अस्थायी रूप है। लिखित भाषा जो है अस्थायी रूप होता है। अगर कहीं कुछ लिख दिया जाए तो हमेशा वो लिखा ही रहता है, वो अस्थायी रूप से लिख देते हैं तो अस्थायी रूप से उसे भाषा मानते हैं। इस रूप में हम अपने भावों को, विचारों को अंततः काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कोई जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसे हम लिखित रूप से अगर कहीं लिख करके रख दे रहे हैं तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए, जब चाहेंगे हम अपनी पुस्तक या जो है कॉपी पे या डायरी में नोट करके रखे रहेंगे, जब चाहेंगे उसे हम देख करके समझ सकते हैं। इसलिए जो है ये अपने जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। यह रूप जो है अपेक्षा नहीं है कि एक वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। कोई वक्ता है, कोई अपनी कहानियाँ या कोई भी पत्र लिख करके कहीं भी दूसरे जगह भेज सकता है, वहाँ पे श्रोता वहाँ पे जो है देख करके, पढ़ करके समझ सकता है। इसलिए जो है श्रोता और वक्ता आमने सामने होना कोई इसमें निश्चित नहीं माना गया है, ना इसमें संभावित माना गया है। इसकी जो है आधारभूत जो इकाई होता है वर्ण होता है, क्योंकि वर्ण, छोटे छोटे वर्ण को मिल करके शब्द बनाया जाता है और शब्द को मिला करके वाक्य, और इसी रूप में अपना जो है भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा गौण रूप से होता है। हमारा तीसरा जो है सांकेतिक भाषा, जो संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जिन संकेतों द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे शब्द सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जैसे कोई विकलांग मानव हुआ, बालक हुआ, जो बोल नहीं सकता है तो अपनी बातों को जो है एक दूसरे को समझाने के लिए कुछ इशारा करता है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या परिवार कोई भी सदस्य हुआ, उसके संकेत को एक बार नहीं बार बार समझाने पर बार बार वो बोलता रहता है, जिससे वो धीरे धीरे उस परिवार में उसकी भाषाओं को समझ सकते हैं, जान सकता है। इसीलिए वह जो बच्चा है अपने परिवार में या अदर कहीं भी वो संकेतों के द्वारा
बोलकर अपनी भाषाओं को प्रकट कर सकते हैं। जैसे गूंगा हुआ या बच्चे जैसे बोल नहीं सकते, इसलिए गूंगे बालक के लिए। दूसरे शब्दों में जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है वो सांकेतिक भाषा। जैसे इशारा करके, जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता है सिपाही जो है मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। जैसे वहाँ पे जो है चौराहे पर कुछ इशारा करके जो है वहाँ पे जो नियंत्रित करने वाला जो वहाँ का सिपाही होता है, जो रोड जो चौराहे पर खड़ा रहता है, एक तरफ से जो है जो साधन जो कोई भी हुआ, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर या किसी को रोकना हुआ एक तरफ से चेक इन के दौरान या पास देने के लिए, तो जो सांकेतिक इशारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा के रूप में प्रकट करते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। जैसे छोटा बालक जो है अपने पूर्वज, अपने माता पिता के द्वारा इशारा में जो है बोलचाल की भाषाओं को धीरे धीरे वो सुन करके, उनकी बातों को सुन करके वो सीखता है और सीख करके वो धीरे धीरे उनकी भाषाओं के रूप में वही बोलना शुरू कर देता है। इसलिए उसका भी विकास हो जाता है उसी भाषा के रूप में। यह परंपरागत और अर्जित दोनों होता है। यह जो है बच्चा जो है एक दूसरे से अर्जित भी करता है और जो है धीरे धीरे जो है मानव को कुछ भाषा ऐसा भी है जो बच्चे जो है अर्जित करते हैं और कुछ सीखते भी हैं अपने अनुसार, जो है अपने मन की आत्माओं की भावनाओं के द्वारा वो सीख भी जाते हैं। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, कथित और लिखित। इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ये सब इसी के बारे में जो है कहा जा रहा है। तो दोस्तों भाषा के विविध रूप। अगला हम देखते हैं हेडिंग, भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। तो हम देखते हैं एक एक करके। बोलियां क्या है? जिन स्थानीय बोलियों द्वारा प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोलियां कहते हैं, बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। यह घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। अनेक देशों में जो है क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे बिहार में बिहारी क्षेत्र में अक्सर भोजपुरी, और जो है मतलब कहने का मतलब है कि जो है हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की अनेक संख्याएं बोलियां होती है। जो भाषाएं वहाँ की होती बोली जाने वाली वो जो है कुछ एक दूसरे से भिन्न होती है। दूसरा हमारा है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा का यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब यह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर बोली जाती है। जब भाषा व्याप्त शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लाकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनाकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायता होती है। कहने का मतलब कि जो भाषा है परिनिष्ठित भाषा या व्याकरण से द्वारा नियंत्रित होता है, यानी एक जो है कोई शब्द कोई वाक्य हुआ उसे बोलते बोलते जब उसका प्रचलन हो जाता है तो जो है समाज में या राजनीतिक माध्यम से वो बोली जाने वाली लगती है भाषाएं। हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना है। राष्ट्रभाषा जो राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा, रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी,
जर्मन की जर्मनी और जापान की जापानी। ये सब जो है सब भाषाएं सब अपने अलग अलग देशों में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। कहने का मतलब अगर किसी भी देश में कोई भी बोलियाँ की कोई भी भाषा जो है आधा से ज़्यादा लोग अगर बोलते हैं तो उसी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में मनोनीत कर लेते हैं, जो है उसे हम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित कर देते हैं। जैसे अमेरिका में अंग्रेजी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रूसी और हमारे जो देश में है हिंदी भाषा को माना गया है। भाषा जो है 70% मतलब कहने का मतलब कि आधा से अधिक लोग अगर वहाँ पे कोई भाषा बोल रहे हैं तो वहाँ की जो है राजभाषा के रूप में मान लेते हैं। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या पोतना। विचारों द्वारा लिपना अथवा लिखना ही लिप कहलाता है। लिप के मतलब किसी अपने भाषाओं को शब्दों को जो है लीप पोत कर लिख करके मतलब उसे चिपका देते हैं। किसी भाषा में किसी शब्द को कैसे उच्चारण करना है उसी को हम बोलचाल की भाषाओं के रूप में जो किया जाता है, ये वर्ण और वर्णमाला के रूप में जो है जोड़ करके समूह बना करके वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसी में जो है हम लिप के माध्यम से करते हैं। ये भाषा की जो है उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि जो हमारी है वो क्या है? देवनागरी है। हमारी जो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की जो लिपि मानी गई है हमारा क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की जो लिपि जो है हमारी फारसी माना गया है। अनेक लिपियाँ, किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। जैसे देवनागरी लिपि में मीरा घर गई, रोमन लिपि में मीरा घर गई है अंग्रेजी भाषा में। इसके विपरीत जो है हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। हमारा जो हिंदी संस्कृत है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है उसका विकास जो है हमारे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। नोट कर लीजिए, इसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षाओं में कि देवनागरी लिपि कहाँ से उद्घृत हुआ है, कहाँ से इसका विकास हुआ है, तो हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है इसमें ब्राह्मी लिपि से। नीचे कुछ तालिका दिया गया है जो विश्व की कुछ भाषाओं उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। जैसे भाषा लिपियाँ हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो जो है उसकी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो रोमन में, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी में, रूसी, बुल्गेरियन, चेक ये सब जो है रूसी में। बंगला जो है बंगला भाषा जो है इसका, उड़िया और असमिया जो है असमिया, कुछ भाषाएं जो हैं वो कुछ है अपने ही लिपियों से ही उद्घृत हुए हैं। अगला हेडिंग हमारा हिंदी में लिपि चिन्ह। देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन है। व्यंजनों के आधार पर स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, ऐ जब हमारे हैं स्वर हैं, ये स्वरों की मात्रा हैं। इसी स्वरों की मात्रा के अनुसार जो व्यंजन के साथ जो है जुड़कर व्यंजन के साथ स्वर का जो मात्रा जुड़ता है तो उसका जो है अर्थ के रूप में वो लिखा जाता है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, तो पहले बता चुके हैं। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि जो है देवनागरी का विकास सीधे नहीं हुआ बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल
शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता है। हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नागरिक जो है के दो रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। जैसे प्राचीन देवनागरी लिपि, प्राचीन देवनागरी लिपि में जो है पश्चिमी प्राचीन देवनागरी में जैसे गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री और नागरी। पूर्वी प्राचीन देवनागरी में कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला और असमिया। संक्षेप में हम कहते हैं ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। जैसे ब्राह्मी जो है उत्तर शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। और प्राचीन जो नागरी लिपि है पूर्वी नागरी, मैथिली, कैथी, नेवारी, बंगला, असमिया आदि। पश्चिमी नागरी में गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी नागरी या देवनागरी। दक्षिणी शैली में देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो मात्राएं हैं आ का, ई का, ओ का, औ का, ये मात्रा जो है व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। जैसे का, की, कौ, कौ, ये सब जो है स्वर की मात्राएं जो व्यंजन के साथ जुड़ करके वो अर्थ को जो सार्थक रूप देते हैं, सार्थक प्रदान करते हैं। अगला हम देखते हैं अपनी मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा खनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ था, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषा परिवार में हुआ, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी और हिंदी क्रम से उनकी मातृभाषा। जैसे कोई व्यक्ति किसी देश में, जैसे पंजाब में पैदा हुआ पंजाबी भाषा, और हमारे भारत में हुआ हिंदुस्तान में हिंदी भाषा, और चीन में हुआ तो वहाँ चीनी भाषा। जैसे जिस देश में जो व्यक्ति पैदा होता है वहाँ की बोलियाँ बोलते बोलते वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलियाँ बोली जाती है उनको हम मातृभाषा के रूप में मान लेते हैं। जो हम प्रादेशिक भाषा, जैसे जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है, जैसे प्रदेश में जो है किसी भी प्रदेश में जो बोलियाँ बोली जाती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब जो विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और राजभाषा जो हमारा है, राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों का राजकाज में प्रयोग की जाती है, हमारा राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों माना गया है। और जो अमेरिका का अंग्रेजी राजभाषा है। मानक भाषा, मानक भाषा क्या है? मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे किसी भाषा को एक से अधिक लोग ज़्यादा संख्याओं में उसे जो है बोलते बोलते उन भाषाओं को प्रचलित कर देते हैं, तो वहाँ जो है विद्वान जो शिक्षाविद लोग हैं उनको एक मानक के रूप में वहाँ पे मान्यता दे देते हैं। चलो जैसे यहाँ पे दे दिया गया गई है, तो गई को एक ऐसे भी लिखा जाता है, इसलिए इसे मानक रूप। ठंड को ठंड लिखा, अंत को अंत। र जो है ख जो पहले ऐसे लिखा जाता था जैसे इसे र पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ख ऐसे मानक रूप में, शुद्ध को शुद्ध मानक रूप में। कहने का मतलब किसी शब्द जो है शब्द को मानव कुछ नया रूप दे दें बोलते बोलते, लिखित भाषा में या बोलचाल की भाषा में कुछ अलग ढंग से उसे नए रूप में बोलने लगे, उसको सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे बोलना शुरू कर दें, तो बोलते बोलते जो है इसका जो है रूप बदल जाता है। और जब बदल जाता है तो जो है शिक्षाविद लोग इसे एक मानक रूप के अंतर्गत रख देते हैं, चलो इसी भाषा को ऐसे ही बोले जाने दीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा सेक्शन कैसा लगा? हम एक बार भी नहीं कहे हैं कि वीडियो को शेयर करिए, लेकिन जाते जाते अब तो शेयर कर दिए, जिससे और दोस्तों के साथ वीडियो पहुंच जा सके और वो इस वीडियो के माध्यम से जो है शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम फिर मिलेंगे कल कुछ नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।